हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करते हैं जो विद्यार्थी जीवन और साथ ही साथ रोजगार से संबंधित रहती हैं। तो इस वीडियो में भी आप लोग देखेंगे दोस्तों, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला कैबिनेट का हो चुका है। इस पर चर्चा करेंगे। राज्य विभाग कर विभाग में भर्ती और 50% अंक बाध्यता, ईडब्ल्यूएस मामला, 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 आरक्षण सूची, सीटेट 2022 ऑनलाइन आवेदन सहित सारी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आरक्षण मामले में इस समय पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो बहस है वो जारी है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। यूपी सहित कुल 12 जातियां, मतलब यूपी सहित कई और राज्यों की कुल 12 जातियां एसटी में सम्मिलित हो गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर थंबनेल में पूरी तरीके से आपको चीज़ें स्पष्ट नहीं लिखी मिलेगी क्योंकि जगह कम रहती है और इतनी कम जगह में सारी चीज़ों को लिखना होता है। क्योंकि दोस्तों, थंबनेल देखकर ही आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वीडियो में अंदर क्या होगा, तो इस वजह से यहाँ पर हाइलाइट्स आपको दे दी जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कैबिनेट का फैसला। यूपी की गोंड व 5 उपजातियों को अब एसटी का दर्जा मिल चुका है। 5 राज्यों की 12 जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई हैं। हिमाचल का हाटी समुदाय भी इससे जुड़ा है। तो मतलब जो यूपी की गोंड जाति है वो सीधे अब एसटी में काउंट होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत 5 राज्यों की 12 जातियां और उनसे जुड़ी उपजातियों की अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा मिला है। इनमें यूपी की गोंड जाति से जुड़ी 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जाति एससी से एसटी में शामिल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को भी एसटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु की जातियां भी शामिल की गई हैं। तो दोस्तों, यूपी में बड़ी रणनीति का हिस्सा है ये। 13 जिलों में पहले से एसटी, अब 4 और जिले जुड़े। गोंड बिरादरी व उपजातियों की संख्या करीब 5 लाख है। और देखा जाए तो एसटी में शामिल होने से इन समुदायों के छात्रों को नौकरी व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के अवसर मिलेंगे। दसमोत्तर राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा फेलोशिप, बालिका छात्रावास की सुविधा और रियायती ऋण योजनाओं का भी फायदा मिल सकेगा। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी 17 जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना। तो ऐसे में सियासी मायने क्या हैं कि हिमाचल में 2 माह बाद, कर्नाटक व छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं, तो इस वजह से ये सारा काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखा जाए इनको भी एसटी का दर्जा मिला है। बिझिया समुदाय को, कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा समुदाय को और तमिलनाडु के नरी कुरुवर और कुरुविकरण समुदाय को यहां पर एसटी में शामिल किया गया है। छोटी पार्टियों पर नजर है। बीते लोकसभा विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूपी की 74 में से 61 जातियों के वोट मिले थे। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा कोई चूक नहीं करना चाहती। चुनाव से पूर्व पार्टी की छोटी छोटी पार्टियों को साधने की रणनीति है। ताजा फैसले से भाजपा ने नेतृत्व विहीन गोंड बिरादरी को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसे बड़ी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। दोस्तों, सेवा योजन कार्यालयों में अब रोजगार की भरमार है। सन्नाटे में घिरे सरकारी दफ्तर के रूप में कभी सिर्फ बेरोजगारों के पंजीयन का पारंपरिक
काम तो कभी बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं की दौड़, दशकों तक इन्हीं परिस्थितियों से जूझते रहे प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की दशा अब बदल चुकी है। खुद बेरोजगार यानी काम से खाली हाथ रहे यह कार्यालय अब हर परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के मिशन में जुटे हैं। हर परिवार को रोजगार का योगी सरकार 2.0 ने संकल्प लिया है, जिसे सिद्ध करते हुए मात्र 6 माह में 93,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम शिक्षक भर्तियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। 50% अंक बाध्यता बीएड को मंजूरी। तो दोस्तों शासन स्तर को यह प्रपोजल जा चुका है कि आपके 50% अंक होने ही चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में के साथ साथ आपको बीएड भी करना होगा। तो अगर कोई पीजीटी की भर्ती आती है प्रवक्ता की, तो उसमें 50% अंक पीजी में हो और बीएड हो, तभी वो छात्र अप्लाई कर पाएगा। और इसकी जो नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है वो शासन स्तर को भेजा जा चुका है, तो बहुत जल्द इसमें मुहर भी लगने वाली है। तो ऐसे में 50% जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में अंक नहीं है और वो प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा झटका होगा दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, मैंने कल के न्यूज़पेपर में भी ये आया था। एनसीटी मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें परास्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए जाने पर सहमति बनी। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर विशेषज्ञों ने सहमति जताई है। सूत्रों के अनुसार अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। राज्य कर विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करे सरकार। उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने सीएम को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी के करीब 4,000, कनिष्ठ सहायक के 3,000, चालक के 100 पद रिक्त हैं। तो ऐसे में दोस्तों 7,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में सरकार को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से रिक्त पदों के सापेक्ष ही भर्ती करने का अनुरोध किया है। संघ के महामंत्री ने कहा है कि अगर रिक्त पदों पर भर्ती के साथ ही सचल दल को मजबूत नहीं किया गया तो राजस्व का भारी नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने कहा कर्मचारियों की संख्या काफी कम हो गई है और इसका असर राजस्व पर भी पड़ रहा है। तो दोस्तों ये दिन दूर नहीं होंगे कि जब राज्य कर विभाग में आपको 7,000 से अधिक पदों पर जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग तैयार रहें। दोस्तों 13/156/2020 महेंद्र पाल एंड अदर्स स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो ये मामला है ये पिछले दिनों सुना गया था और इसका ऑर्डर भी आ गया है। ऑर्डर डेट देख सकते हैं 13/9/2022। जस्टिस राजन राय जी की बेंच में है मैटर, और इसमें देखिए डिसीजन क्या है। पुट दिस बंच ऑफ पिटीशन ऑन 19/9/2022 टू इनेबल मिस्टर JN माथुर लर्न सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाई मिस्टर रणविजय सिंह लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट टू वेरीफाई एज टू हाउ मेनी फ्रॉम 69,000 हु वर अपॉइंटेड हैव नॉट ज्वाइंड। तो माथुर साहब ने पिछली डेट पर यही कहा था कि हमको थोड़ा सा एनालाइज कर लेने दीजिए कि 69,000 में कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसे में वो सारी सीटें रिक्त हैं और उन पर ही हम 6800 आरक्षण सूची में जो है नौकरी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये मामला बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट होने वाला है। अगली जो हियरिंग डेट है वो जो है 19 सितंबर की लगाई गई है। 19 सितंबर बहुत नज़दीक ही है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर IGRS का रिप्लाई सचिव साहब ने दे दिया है 18/11/2021 का, ये देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ये दिया गया है कि जो है पहली सूची में इन्होंने 31,227, 77 दूसरी में 36,590 और फिर इसके बाद तीसरी सूची में 6696 अभ्यर्थियों के चयन को कर लिया है। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 74,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं। तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने ज़्यादा कैसे क्या हो रहे हैं ये देखने वाला मामला है। और इसमें बहुत सारे ने ज्वाइन भी नहीं किया होगा, तो इस वजह से वो सीटें खाली होंगी। खैर अब ये मामला बहुत जल्द जो है डिसाइड होने वाला है। अब दोस्तों हम सीटेट 2022 पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज जैसा कि 15 सितंबर है और
ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आजकल में आपका जो नोटिफिकेशन है वो सीटेट का विस्तृत जारी हो जाएगा। खैर इंतज़ार रहेगा। जो भी रिसोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि 15 सितंबर के आसपास जो आपका सीटेट का फुल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। खैर इंतज़ार रहेगा। जैसे ही जो नोटिफिकेशन जारी होता है आप सभी को सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। परेशान ना हो, लगातार आप लोग तैयारियां करते रहें, क्योंकि जितना इधर लेट होगा उतना लेट नहीं होगा, उधर एग्ज़ाम आपका तय समय दिसंबर में ही होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में सरकारी नीतियों के लिए गैर कानूनी नहीं है आर्थिक मानदंड। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है। नई लिस्टिंग प्रणाली से विविध मामलों की सुनवाई के लिए मिल रहा कम समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक मानदंड गैर कानूनी नहीं है, यह वर्गीकरण के मान्य आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और दाखिलों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया है। वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार का हिस्सा है ये। और दोस्तों, यहाँ पर दो मामले भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक आदेश में किया परेशानी का जिक्र। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इसकी लगातार सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर भी एक अन्य समाचार पत्र में देख सकते हैं, आरक्षण का आर्थिक आधार गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का एक तरह से मौखिक समर्थन कर दिया है। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि आर्थिक आधार पर यह सुनिश्चित कर सरकारी नीतियां लक्षित समूह तक पहुंचाना गैर कानूनी नहीं है। तो जस्टिस उदय उमेश ललित जी की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंडपीठ को बुधवार को कई वकीलों ने बताया कि एक परिवार की आर्थिक स्थिति को केवल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आधार पर कोटे का निर्धारण करना असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के तहत गरीबी उन्मूलन योजनाओं को इस आधार पर अनुदान मंजूर नहीं किया जाता। वकीलों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा पूरी तरह से अवांछित, अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि इंदिरा स्वाहाने और मंडल फैसले में कहा गया था कि आर्थिक स्थिति आरक्षण मंजूर करने का अकेला आधार नहीं हो सकता। जीरा सुनने के बाद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला की खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण के लिए आर्थिक आधार जायज है। इस आधार पर वर्गीकरण तार्किक स्वरूप है, यह गैर कानूनी नहीं है। सरकार आर्थिक आधार पर नीतियां बनाती है ताकि उसका लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचाती भी है। याचिकाकर्ताओं में एक के लिए पेश वकील रवि वर्मा कुमार ने अपनी दलील के पक्ष में आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि चपकम दो रायर जान मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले से संविधान का पहला संशोधन हुआ था। इस संशोधन के लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य कोटा देने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। इस मामले में सुनवाई गुरुवार को भी होगी। तो दोस्तों, लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्द ही ऐतिहासिक फैसला देगा। तो वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।